हेलो बच्चों, कैसे हैं? माई सेल्फ रमन विश्वास और मैं हमेशा की तरह आज भी आप सभी का घड़ी पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग यहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट का वीडियो लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिस के बारे में कि व्हाट इज़ बेस क्या होते हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और कुछ छोटे मोटे पॉइंट जो कि हमारे इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन पेंसिल जो जिसमें भी आप लिखते हैं सभी चीज़ लेके बैठ जाइए। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इसके जो बेल आइकॉन जो दिए हुए हैं उनको ज़रूर से प्रेस करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप लोगों के लिए एक खास इन्फॉर्मेशन मैं आज देने वाला हूँ। देखो, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसको मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, किसी के थ्रू भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चन यहाँ पे हमको बता सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन बताया तो मैं इसके जवाब या तो वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाऊँगा या तो आपको वहीं पे जहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा है वहाँ पे आप लोग आंसर दूँगा। पहले जो है हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ बेस। बेस क्या होता है, बेस क्या होता है और इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, बेस क्या होता है और इनको कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले बता चुका है कि बेस को अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कैसे इनको डिफाइन किया गया है। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हमने बेस को डिफाइन किया तो दो सब्सटेंसेस which gives OH minus ions in their aqueous solutions are bases। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, जैसे कि NaOH, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ से हमको जब एक्वस सॉल्यूशन करते हैं इसको तो Na+ और OH- हमको मिलता है। तो ये OH- जो भी हमको देगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक बेस बोलेंगे। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं KOH, इसको जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ से K+ और OH- बनता है। तो यहाँ से भी हमको क्या मिला, OH-। कॉमन क्या है दोनों में, OH-। मतलब जो भी चीज़ें हमको OH- देगा हम उनको बेस की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल NH4OH, इसको भी जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ से हमारे पास NH4+ OH- ये हमारे पास बनता है। तो तीनों में हमने देखे कि OH- आयन बाहर निकल रहे हैं, मतलब तीनों के तीनों जो है हमारे बेस के कैटेगरी में रखे जाएंगे। ऑल दीज आर बेस। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि कुछ बेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। समझ में आ गया? चल, बेस के बारे में कुछ जनरल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो देखो, जो बेस होते हैं ना, उनका टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, बीटर इन टेस्ट। उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बीटर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। हमने इंडिकेटर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो लिटमस जो होता है एक इंडिकेटर है जो कि क्या करेगा, जो हमारा बेस है उसके प्रेजेंस में लिटमस का जो कलर होगा वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। या कोई भी अगर हमने ओरिजिनल भी अगर ले लिया जो कि वायलेट कलर का होता है, उसको भी अगर हमने बेस में मिलाया तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस की अगर हम बात करें तो पहला जो है, दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। दूसरा हम लोग बात करें, दे आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। देखो, ये क्या होते हैं, स्लिपरी होते हैं, मतलब इनको छुएंगे तो ये स्लिप करते हैं। ठीक है, तो सोपी इन टच या स्लिपरी इन टच दोनों ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो पॉइंट होता है, दे गिव्स OH- ions in their
एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो जनरली अगर हम लोग बात करें, सभी बेस की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी बेस हम लोग देखेंगे या ऐसे भी बेस होते हैं, हम देखेंगे नहीं, होते हैं जिसमें OH माइनस नहीं होता, OH आयन जो नहीं देता, फिर भी वो क्या होता है, बेस कहलाता है। सच एज अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, एक बेस होता है NH3, दिस इज ऑल्सो ए बेस। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा नोट कर लेंगे। अमोनिया दिस इज ऑल्सो बेस बट डू नॉट हैव OH माइनस। जैसे कि अगर हम लोग एसिड की बात करें तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास H प्लस होगा, कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं जिनके पास H प्लस होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो एसिड होते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे ही, लेकिन हम लोग अभी जो 10th क्लास में जो स्टडी कर रहे हैं उसमें ऐसे बेस के बारे में स्टडी करेंगे जिनके पास OH माइनस आयन होंगे ही होंगे, जिनके पास OH माइनस आयन होंगे ही होंगे, और वो OH माइनस अपने एक्वस सॉल्यूशन में बाहर देगा भी। समझ में आ गया? तो इसको मैं अब कर रहा हूँ, ठीक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जैसा कि एसिड होता था, एसिड क्या करता था, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था, वैसे ही जो है बेस भी जो होते हैं वो उनका जो सॉल्यूशन होगा एक्वस सॉल्यूशन, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्लियर है? तो ये सभी जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस। ठीक है, बेस के जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ बेसिस। आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस, टाइप्स ऑफ बेसिस। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देंगे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा। पहला जो है हम लोग बात करिए तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। भाई देखो, वाटर में सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको दो तरीके से बेस को कैटेगराइज किए हुए हैं। एक हमारे पास होता है अल्कलीज और दूसरा जो होता है नॉन अल्कलीज। समझ में आ रहा है? सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमने बेसिस को दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है, एक हमारा अल्कलीज हो गया और दूसरे को हम नॉन अल्कलीज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, बोथ ऑफ दीज आर बेस, बट जो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, दोज विच इज सॉल्युबल in water, those which is soluble in water are alkalis, and those which is not soluble in water are non-alkalis। तो इसको कुछ ऐसा समझते हैं, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे मैंने डॉट्स बना दी और मैंने बोल दिया देखो, कुछ ऐसा समझेंगे इसको। ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जितने भी डॉट्स हैं, ऑल दीज डॉट्स आर बेस, ऑल दीज आर बेसिस। मतलब सर्कल के बाहर जो है वो दीज आर नॉट बेस। ये जो डॉट जो है सर्कल के बाहर, दिस इज नॉट बेस, नॉट बेस। समझ में आ गया? ये जो थे सर्कल के अंदर वो सभी के सभी बेस हैं, सर्कल के बाहर जो भी डॉट्स आपको दिखाई देंगे वो बेस नहीं है। अब इन बेस में से भी फिर हमने क्या किया है, एक और सर्कल बना दिया है, एक और सर्कल है भाई ये। तो ये जो सर्कल है, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्युबल, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर ये सॉल्युबल है तो इनको हम क्या बोलेंगे, एल्कलीज, एल्कलीज बोलेंगे। एंड ऑल दीज विच इज out from this circle are insoluble in water। ठीक है, और इनको हम बोलेंगे नॉन एल्कलीज। ये क्या है, नॉन एल्कलीज।
तो इस तरीके से हमने सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलीज, और जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन एल्कलीज बेसिस। समझ में आ गया? तो एल्कलीज जो है उनको हम बेस भी बोलते हैं, एल्कलीज जो है उनको भी हम बेस बोलते हैं, जो नॉन एल्कलीज होते हैं उनको भी हम बेस बोलते हैं। समझ में आ गया? चल अगला जो होगा हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। अगला जो हमारे पास है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ अब ध्यान से देखेंगे, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है वीक बेस और दूसरा होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस समझ में आ गया? अब वीक बेस दोज which do not dissociate completely in their aqueous solution, जो aqueous solution में completely dissociate नहीं होगा, so they do not furnish 100% OH minus ions in their solutions। तो ये तो हमने पिछले जो एसिड और बेस, एसिड के जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की थी उसमें भी सेम यही चीज़ था कि भाई जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा उसे हम वीक बोलते थे, यहाँ पे भी कंप्लीटली क्या होगा? डिसोसिएशन नहीं होगा। समझ में आ गया? चल इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो है हमारे पास आता है NH4OH, दिस इज अ वीक बेस। साथ ही साथ मैं यहाँ समझा देता हूँ कैसे पहचाने कि ये वीक बेस है। तो यहाँ पे देखेंगे OH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये मैटर करता है। क्या नाइट्रोजन क्या मेटल है? नो, दिस इज नॉन मेटल। नॉन मेटल। इफ OH is attached to non-metal, then the base will be weak base। Then the base will be weak base। समझ में आ गया? क्लियर है? चल अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं, strong base, those which dissociate completely in their aqueous solution, so they gives या furnish 100% OH ions in their solution are considered as strong base। दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये सभी के सभी क्या है? strong base है। ठीक है? एग्जाम्पल हमारे पास NaOH, KOH, CaOH whole twice, MgOH whole twice। तो इसमें देखेंगे खास बात कैसे पहचानेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये देखो इसके सामने क्या लगा है? मेटल्स लगे। इफ मेटल इज अटैच्ड टू OH, देन द बेस विल बी स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ गया? मेटल देखो पहचानो, मेटल है ये सभी के सभी और उसके साथ OH लगा है, दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो भी वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस है उनको पहचान लेते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ तक हमने बात कर लिया, इसका जो है क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला जो रिएक्शन हम लोग देखेंगे, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल एंड मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ। ये आप मेटल एंड नॉन मेटल में भी सेम यही चीज़ को देखेंगे। ठीक है? तो रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स एंड मेटल ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे देखो NaOH, ठीक है, और इसके साथ अगर मान लो मैंने सोडियम मेटल को ले लिया, ये क्या है? सोडियम मेटल। तो इसके साथ रिएक्शन की कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है,
मान लो मैंने के पोटेशियम ले लिया तो भी यहाँ पे रिएक्शन की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि बेस वो मेटल के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें भी कौन डाला, मेटल, ये कौन आ रहा है, वो भी मेटल। भाई मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। हर मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यही हमारा जो है पॉइंट है कि हर मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ एक ऐसे मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में जो कि बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, एज वेल एज एसिड के साथ भी वो रिएक्शन करते हैं। तो इन सभी मेटल्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं और यहाँ पे लिख भी लेते हैं, चलो इसको लिख भी लेते हैं। ऑल मेटल्स एंड मेटल ऑक्साइड ऑल्सो, मेटल ऑक्साइड्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, सम ओनली फ्यू, ऐसा लिखेंगे, ओनली फ्यू मेटल्स in periodic table can react with base। तो ये जो फ्यू मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं या उन्हीं के ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो जो मेटल हमने बात किया, जो मेटल रिएक्ट करेंगे बेस के साथ, उन्हीं के ऑक्साइड्स भी रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें तो जिंक एंड जिंक ऑक्साइड ये आपस में रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। सेकेंड एग्जांपल अगर बात करें तो एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड ये भी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा बेस के साथ। तीसरी अगर बात करें टिन एंड SnO2 ये भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। तो ऑल दीज आर एम्फोटेरिक मेटल्स, एम्फोटेरिक मेटल्स। ये जो मेटल्स होते हैं उनको हम एम्फोटेरिक मेटल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिस रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए ऐसे मेटल को हम लोग एम्फोटेरिक मेटल बोलते हैं। समझ में आ गया। चलो अब इनका जो है रिएक्शन को हम लोग वन बाय वन जो है नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा समझने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक रिएक्शन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट NaOH का रिएक्शन प्लस यहाँ पे ZnO का रिएक्शन, NaOH और यहाँ पे ZnO का हम लोग यहाँ पे रिएक्शन देखें। ये जिंक ऑक्साइड है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा Na2ZnO2 प्लस H2O, ये हमारे पास बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट, इनको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। और ये जो ऑक्साइड है इसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से इसको बोला जाएगा क्योंकि ये ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये जो ऑक्साइड है वो बेस के साथ भी रिएक्ट करता है और एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं जिंक के साथ रिएक्शन। जिंक के साथ रिएक्शन देख लो, इसी का हम लोग अगर जिंक के साथ रिएक्शन कराएं, जिंक के साथ हम लोग ने इसका रिएक्शन करा दिया, बहुत अच्छी बात है, जिंक के साथ करा दिया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बनेगा, सेम वही चीज बनेगा यहाँ पे Na2ZnO2, लेकिन यहाँ पे वाटर बना था उसकी जगह यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2 बनेगा। H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा यहाँ। तो यहाँ पे लिख लेना है, व्हेन मेटल सच एज जिंक reacts with sodium hydroxide it gives salt and hydrogen gas। समझ में आ गया। लेकिन जबकि अगर उसका ऑक्साइड यूज करेंगे तो यहाँ से वाटर बनता है। समझ में आ गया। तो ये भी जो है सोडियम जिंकेट ही है, इसका नाम चेंज तो होगा नहीं। और यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे इसको, ठीक है। चल अब अगला जो है रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद Al2O3, इसके साथ देखते हैं, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, इसके साथ अगर रिएक्शन देखेंगे, मान लेते हैं यही सेम ले लेते हैं NaOH प्लस Al2O3, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा NaAlO2 बनेगा। इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट, दिस इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास बनेगा H2, क्या बनेगा, H2 वाटर। अब यहाँ पे देखो ये बैलेंस करना है हम लोग को, तो यहाँ पे देखो
क्या है, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, इसको भी 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे एल्युमिनियम 2 था और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। पहले देखो यहाँ पे सबको एक बार मैच करके देख लेते हैं। सोडियम 2, यहाँ पे जो है सोडियम 2, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 and 3 5, यहाँ पे 4 एक 5, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, एल्युमिनियम यहाँ पे 2, यहाँ पे एल्युमिनियम 2, मतलब ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका। क्लियर है सबको? वेरी गुड। चलो मैं ऊपर वाले को रब करने वाला हूँ, इसको रब कर देता हूँ। तो ये भी जो है हमारे पास एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। ये भी एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई ये भी जो है एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। अब हम लोग देखते हैं NaOH विथ एल्युमिनियम, इसके साथ रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो NaOH लिख लिए प्लस Al लिख लिए, प्लस इसका जो रिएक्शन होगा वाटर के प्रेजेंस में होगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, हम लोग यहाँ पे NaAlO2 लिखेंगे, जो यहाँ पे था वही सेम चीज़ यहाँ बनने वाला है। 2 लगा लेंगे यहाँ पे भी 2 लगा लेंगे, प्लस यहाँ से H2 निकलेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अब देखते हैं क्या बैलेंस है ये। यहाँ पे देखो सोडियम 2, यहाँ पे सोडियम 2, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2। ऑक्सीजन को देखो यहाँ पे कितना होगा 2 and ये 3, यहाँ पे कितना होगा 2 और ये होगा 3, यहाँ पे देखो 4 होगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा लेते हैं बस, और यहाँ पे हम लोग ये 2 लगा लेते हैं, हो गया काम खत्म। ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेस विथ एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये हमने केमिकल प्रॉपर्टी खत्म कर लिया। आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने 2 केमिकल प्रॉपर्टी देख लिया। देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ हम लोग अभी जो है रिएक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं NaOH प्लस CO2 ले। ये देखो एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो ये क्या किस में कन्वर्ट होगा, Na2CO3 में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, Na2CO3, और यहाँ से हमारे पास बनेगा H2O। क्या बनेगा, H2O। तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शन होगा। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विथ बेस दे गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब हम लोग देखो लास्ट बात करने वाले हैं। इसका नाम है, ये जो रिएक्शन है उसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस दोनों को आपस में रिएक्ट कराया जाता है, जिससे हमारा जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इन दिस द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस so that salt and water is formed is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे भी हमने देखा था सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ था। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं क्या होगा, एक बेस की तरह काम करेगा और ये कहीं ना कहीं एक एसिड की तरह काम कर रहा होगा। इससे हमको क्लियर हो जाता है कि जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट भी ऊपर लिख सकते हैं, एक पॉइंट हम लोग यहाँ से ऊपर में लिख सकते हैं, वो है नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक in nature and generally metal oxides are basic in nature। और तीसरा पॉइंट हमारे पास बनता है those oxides which has both acidic as well as basic nature
आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे ऑक्साइड्स जो होते हैं वो भी तीन तरीके के होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एंड दोज ऑक्साइड विच हैज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को सब क्लियर हो चुका है। अब हम लोग जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को लिखते हैं यहाँ, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू जो है इसको देखते हैं। सपोज मान लो मैंने NaOH लिख लिया प्लस यहाँ से एक एसिड लिख लिया, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो सोडियम जो है इसके साथ अटैच होगा, OH जो है इसके साथ अटैच होगा, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे हम लोग आगे पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन takes place in which positive ion of base combine to negative ion of acid। देखो यहाँ पे समझने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो कोई भी एसिड या कोई भी बेस ले लेते हैं, KOH ले लिए, चलो भाई, प्लस हमने कोई सा भी एसिड ले लो, HNO3 ले लो, चलो किसी को भी ले लो, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखो इसको जब ब्रेक करोगे ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, और यहाँ से जब आप इसको ब्रेक करोगे ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। अब खुद सोचो, प्लस कहाँ गया NO3 के पास, और ये OH कहाँ गया H+ के पास। तो ये क्या हुआ, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, जिसमें कि पॉजिटिव आयन ऑफ बेस कंबाइन टू नेगेटिव आयन ऑफ एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, KNO3 बनेगा प्लस H2O बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा फिर से पता होना चाहिए कि NO3 जो है इसका वैलेंसी 1 होता है और K की वैलेंसी भी 1 होती है। और मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था, एसिड में अगर इसके पॉलीएटॉमिक आयन का आपको वैलेंसी पता करना हो तो आप उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को काउंट करें। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है। समझ में आ गया? और इसका भी 1 हो जाएगा और इसका भी 1 ही होगा, दोनों का इक्वल ही होगा। वैसे ही यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का इक्वल होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास खत्म होता है बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास खत्म होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, हमने खत्म कर लिया। अगले जो लेक्चर होंगे उसमें हमारे पास आएगा सिमिलैरिटीज बिटवीन बेस एंड एसिड। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और हो सके आपके पास टाइम हो तो शेयर करते रहिए। बाय।